हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी CLC सीकर। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके टारगेट बैच का लेक्चर नंबर 1 और इसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो ध्यान से देखना, देखो ये फिजिक्स का आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंदर अपन फिजिक्स का जो बेसिक पार्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होती है भौतिक राशियां क्या होती है। आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स के अंदर आपने कई सारी क्वांटिटीज डिस्कस की है, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट यानी आपने विस्थापन पढ़ा है, आपने दूरी पढ़ी है, आपने चाल पढ़ी है, वेग पढ़ा है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, इसके बाद में घर्षण गुणांक है, इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वाकर्षण नीतांक है, इसके बाद में प्लांक नीतांक है। इस प्रकार की कई सारी क्वांटिटीज आपने डील की है। तो इन सारी की सारी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इनको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भौतिक राशियाँ। तो क्या होती है भौतिक राशियाँ, क्या होती है, तो ध्यान से देखना। देखो ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, यानी जिनको अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिनको अपन माप सकते हैं, जिनको अपन एस्टिमेट कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उनको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो मतलब कौन कौन सी राशियों को अपन माप सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी भी चीज़ की लंबाई है, उस लंबाई को अपन माप सकते हैं। यस। इसके बाद में कोई भी जैसे वस्तु है वो चल रही है तो उसकी चाल को अपन माप सकते हैं। इसके बाद में किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल है उस बल को अपन माप सकते हैं। इसी प्रकार से जो तापमान है, इस तापमान को अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसके बाद में जो विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा को अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इन सारी की सारी राशियों को अपन क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। तो ऐसी राशियां जिनको अपन माप सकते हैं, ठीक है ना, तो जिनका अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं भौतिक राशियां बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद में जो भौतिक राशि है इनका अपन वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, देखो कोई भी जैसे आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसको वर्गीकृत करने के लिए अपने को कुछ आधार की जरूरत होती है। यानी अपन क्वांटिटीज को किस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बेस है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आधार हो जाएगा दिशात्मक गुण के आधार पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लिखते हैं ए। दिशात्मक गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों दिशात्मक गुण के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, आपको मालूम है 2 प्रकार की होती है। एक तो अदिश राशियां, एक होती है सदिश राशियां होती है। तो अपन बात करते हैं 2 प्रकार। तो सबसे पहला हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट, इनको अपन बोल देंगे अदिश राशियां, और जो अदिश राशि है इनको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो कौन सी होती है अदिश राशियां, कौन सी होती है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो ध्यान से देखना, देखो अदिश राशियां वो राशियां होती है जिनके पास में केवल परिमाण होता है, उनके पास में दिशा नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं कि इनके पास में परिमाण तो होता है बट इनके पास में दिशा नहीं होती है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इन भौतिक राशियों की पूरी तरह से व्याख्या करने के लिए, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करने के लिए अपने को जो डायरेक्शन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी इनको पूरी तरह से समझाने के लिए इनका जो परिमाण होता है वो सफिशिएंट होता है। यानी परिमाण से इनकी संपूर्ण परिभाषा वो दी जा सकती है। यानी इनको बताने के लिए किसी प्रकार की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तो इन राशियों को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अदिश राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। ठीक है ना। अब अदिश राशियों के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो एक तो लंबाई, लंबाई की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसी प्रकार से चाल होगी। इसके बाद में द्रव्यमान, समय हो गया, ऊर्जा होगी, तापमान हो गया आदि।
तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स। तो ध्यान से देखना, देखो ये अपने पास में ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे लंबाई है, लंबाई की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मान के इसलिए ये आपके पास मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ होगी, ठीक है ना। अगर इसको मैं यूं कर दूंगा तो भी इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर रहेगी। यानी इसकी लंबाई को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं चाल की। जैसे मान के इसलिए कोई भी कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, तो इसकी चाल है, उसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसी प्रकार से द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना, मान के इसलिए 1 kg है, तो इस 1 kg को बताने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से समय, ऊर्जा, तापमान आदि, तो ये आपके पास ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अदिश राशियों के बाद में दूसरा नंबर आता है सदिश राशियां। तो ये आपके पास हो जाएगी सदिश राशियां, और सदिश राशियों को इंग्लिश में अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं बच्चों इनको अपन। तो ये कौन सी राशियां, ध्यान से देखना, देखो इन भौतिक राशियों के पास में परिमाण होता है, इन भौतिक राशियों के पास में दिशा भी होती है, और साथ साथ में ध्यान से देखना, देखो ये जो भौतिक राशियां होती है वो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करती है। तो ध्यान से देखना, किसी भी भौतिक राशि को सदिश राशि बोलने के लिए उसके पास में 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो उस भौतिक राशि के पास में परिमाण होना चाहिए, एक उसके पास में दिशा होनी चाहिए, और साथ साथ में सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इन तीनों बातों को जो फुलफिल करती है, तीनों बातों को जो सेटिस्फाई करती है, उस क्वांटिटी को ही अपन क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसके बाद में एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका हो जाएगा विस्थापन। इसके बाद हो जाएगा आपके पास में वेग, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बलागुण हो गया, कोणीय संवेग हो गया आदि। तो ध्यान से देखना, देखो विस्थापन, अगर अपन किसी भी वस्तु का विस्थापन बताते हैं, जैसे मान के इसलिए कोई भी व्यक्ति है, उसका विस्थापन कितना है, 10 मीटर, तो उसके साथ में आपको डायरेक्शन बतानी चाहिए कि उसका विस्थापन पूर्व की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, यानी उसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद में वेग, वेग अगर आप बता रहे हो तो उसमें भी डायरेक्शन की जरूरत होगी, त्वरण, बल, संवेग, बलागुण, कोणीय संवेग। तो ध्यान से देखना, तो ये आपके पास सारी सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और साथ साथ में ये राशि सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करती है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं एक भौतिक राशि की, बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा, तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों विद्युत धारा के पास में परिमाण होता है, यस, इसके पास में दिशा होती है, यस, बट क्या ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती है क्या, नहीं। तो ध्यान से देखना, तो इसके पास में परिमाण है, दिशा है, बट ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती। इस कारण से इस क्वांटिटी को अपन सदिश बोलेंगे कि अदिश बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, अदिश राशि। तो विद्युत धारा वो आपके पास में कैसी राशि हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपके पास में अदिश राशि। तो अगर किसी भौतिक राशि के पास में परिमाण और दिशा होगी तो इतना ही सफिशिएंट नहीं है, उस भौतिक राशि को सदिश राशि बोलने के लिए वो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करनी चाहिए, तभी जाकर के उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सदिश बोल सकते हैं। अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, अदिश हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज होगी। जैसे अपन बात करते हैं, मान के इसलिए ये आपके पास कोई तार हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए से बी की तरफ मान के इसलिए 10 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, तो इसका परिमाण है। अगर अपन परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण कितना हो जाएगा आपके पास, 10 एम्पीयर। और अगर अपन बात करते हैं दिशा, तो दिशा किधर से किधर की तरफ हो जाएगी, ए से
बी की तरफ हो जाएगी। पर ध्यान से देखना, देखो ये जो करंट है वो किसी प्रकार से सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करते, इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अब तक अपन ने डिस्कस किया कि भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनको अपन माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, यानी इनका परिमाण वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। क्लासिफिकेशन दिशात्मक गुण के आधार पर अदिश राशियां होती है, सदिश राशियां होती है, और विद्युत धारा कैसी राशि है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं बी, यानी निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला आधार कौन सा, सबसे पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा बताओ। सबसे फर्स्ट को अपन बोल देंगे मूलभूत राशियां, यानी इनको अपन बोल सकते हैं फंडामेंटल, या इनको अपन बोल सकते हैं बेस क्वांटिटीज, इनको अपन बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। तो ध्यान से देखना, देखो मूलभूत राशियां क्या होती है। तो ध्यान से देखना देखो बच्चों, मूलभूत राशियां आपके पास में वो राशियां होती है जिनको परिभाषित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। यानी ये जो भौतिक राशियां होती है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, इनको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटीज की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन बात करते हैं, ये बिल्कुल इनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए अपने को अदर क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है। तो ये आपके पास मूलभूत राशियां होगी। अब कौन कौन सी मूलभूत राशियां होती है ध्यान से देखना। देखो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एक तो देखा आपके पास है द्रव्यमान, और एक होता है लंबाई, और एक होता है समय आदि। तो ध्यान से देखना, तो ये ऐसी राशियां होती है जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद है सेकंड व्युत्पन्न राशियां, यानी इनको अपन बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ध्यान से देखना। देखिए इनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। और कौन सी राशियों की आवश्यकता होती है, इनको परिभाषित करने के लिए मूलभूत राशियों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान से देखना, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ये तो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, और जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मूलभूत राशियों पे डिपेंड करती है। मतलब अगर व्युत्पन्न राशियों को आपको डिफाइन करना है तो आपको कुछ मूलभूत राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो अपन टाइम के साथ में बात करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं, इनको परिभाषित करने के लिए मूलभूत राशियों की आवश्यकता होती है। मतलब इनको मूलभूत राशियों के पदों में अपन व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी बटा समय होता है। तो ध्यान से देखना, दूरी क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई होती है, और समय, तो लंबाई और समय ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, चाल का निर्माण करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है आपके पास, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय, तो यहां पर आपके पास जो वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, एक प्रकार की चाल ही होती है, चाल या वेग, और समय
तो ध्यान से देखना, चाल वो किससे बनती है? दूरी और समय से, और वेग होता है वो भी किससे बनता है? अभी विस्थापन और समय से, और ये आपके पास समय आ गया, तो ये त्वरण आ गया। तो त्वरण भी एक प्रकार की क्या हो जाएगी आपके पास? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं किसकी? संवेग की बात करते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है आपके पास? द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान और वेग इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको संवेग प्राप्त होता है। तो संवेग भी क्या हो जाएगी? एक प्रकार की डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तो और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, मात्रक क्या होता है? मात्रक, इंग्लिश में इसको अपन बोल सकते हैं यूनिट। तो मात्रक तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। जैसे द्रव्यमान, इसको अपन किससे मापते हैं? किलोग्राम में। लंबाई को अपन किससे मापते हैं? मीटर में। समय को अपन किससे मापते हैं? सेकंड में। तो ये क्या होते हैं बताओ? मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? मात्रक होते हैं, ठीक है ना। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि का एक मानक मान होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है ना, जिसके गुणांकों के रूप में उस भौतिक राशि को अपन मेजर करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि का मानक। मानक का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। मान, क्या इसको लिख देते हैं मानक मान, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसके गुणांकों के रूप में भौतिक राशि को मापा जाता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना। देखो, किसी भी भौतिक राशि का मानक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? अपन किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड है वो डिसाइड करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, जैसे द्रव्यमान, तो इस द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताओ? केजी। किलोग्राम होता है यानी केजी होता है, और केजी का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 1 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 केजी। अब जैसे मान के चलिए किसी भौतिक राशि को आपका द्रव्यमान मापना है, और द्रव्यमान अपने को कितना प्राप्त होता है? 10 केजी प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 10 केजी। तो अपन बोलेंगे m बराबर कितना देगा आपके पास है? 10 केजी। ये मैंने माप लिया। तो 10 केजी का मतलब क्या हुआ? आपने जो स्टैंडर्ड वैल्यू मापी है ना, किलोग्राम, उस किलोग्राम का 10 गुना। भाई आपने स्टैंडर्ड जो मान रखा है, ठीक है ना, आपने जो 1 केजी का जो बाट बना रखा है, उसका 10 गुना इसका वेट है भाई, ठीक है ना। तो 10 केजी का मतलब कितना देगा आपके पास है? 10 इंटू क्या देगा आपके पास है? 1 केजी। तो 10 इंटू 1 केजी, तो इसका मतलब क्या देगा? 1 केजी का 10 गुना। 1 केजी का 10 गुना हो जाएगा बच्चों, और 1 केजी वो क्या देगा आपके पास है? मात्रक हो जाएगा। यानी इस भौतिक राशि का जो मात्रक है उसका 10 गुना इसका मान हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो अपन ने इस प्रकार से माप लिया। जैसे मान के चलिए किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान है वो अपने को कितना प्राप्त होता है? 20 केजी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब आपने जो स्टैंडर्ड माना है 1 केजी, उसका 20 गुना उसका द्रव्यमान है, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब ये तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। कई बार अपन क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स अपन अपने घर पे भी बना लेते हैं। जैसे अपन बिलांग देते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी भी चीज़ की लंबाई अपने को मापनी है तो अपन मापते हैं 1 बिलांग, 2 बिलांग, 3 बिलांग, 4 बिलांग। जैसे 4 बिलांग आ गई तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई कि 1 बिलांग का 4 गुना। समझ में आ गई ना बात है? तो ये आपके पास में मात्रक हो गया। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मात्रक पद्धतियां पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं मात्रक पद्धतियां। तो यानी आपके पास जो मात्रक होते हैं उनकी कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, उनका मात्रक अपन किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी पद्धतियों के अंतर्गत अपन उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली पद्धति आपके पास हो जाएगी एमकेएस पद्धति। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर एमकेएस पद्धति। तो देखना ध्यान से देखो, एक तो लंबाई, एक द्रव्यमान और एक समय। ये आपके पास है 3 मूलभूत राशि हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लंबाई को अपन किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को अपन किस में मापते हैं? किलोग्राम में।
समय को अपन किस में मापते हैं? सेकंड में। तो ये आपके पास एम के एस, इसको अपन बोलते हैं एम के एस पद्धति। तो ऐसी मात्रक पद्धति जिसके अंदर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एम के एस पद्धति बोलते हैं। ठीक है ना। एम के एस पद्धति के बाद में सेकंड आ जाएगा आपके पास में सीजीएस पद्धति। तो इसके अंदर भी लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो ध्यान से देखना, तो लंबाई इसको अपन मापते हैं किसमें? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को अपन मापते हैं किसमें? इसके अंदर ग्राम में। और समय को मापते हैं इसके अंदर अपन सेकंड में। तो सी जी एस। तो ऐसी मात्रक पद्धति जिसके अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति बोलते हैं। इसके बाद थर्ड अपन डिस्कस करते हैं एपीएस पद्धति। तो इसके अंदर लंबाई, द्रव्यमान और इसके बाद में समय। तो लंबाई को अपन किस मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान को अपन मापते हैं किसमें? पाउंड में। और समय को अपन मापते हैं किसमें? सेकंड में। तो फुट का एफ, पाउंड का पी और सेकंड का एस, तो एफ पी एस। तो ये आपके पास एपीएस पद्धति हो जाएगी। तो ये तो आपके पास है तीन पद्धतियां हैं। अब ध्यान से देखना, देखो इन तीन पद्धतियों से अपन पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीन क्वांटिटीज की हेल्प से अपन पूरी फिजिक्स से उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो अगर आपको पूरी फिजिक्स की स्टडी करनी है तो आपको इस एमकेएस पद्धति को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी इसको आपको प्रवर्धित करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो अब अपन कौन सी पद्धति डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अब एसआई पद्धति। तो फोर्थ एसआई पद्धति। तो ध्यान से देखना, तो एसआई पद्धति है, इसके अंदर कौन कौन सी राशियां? भी एसआई पद्धति के अंदर एक तो अपन तो 7 तो रखते हैं। कौन सी राशियां? मूलभूत राशियां। और इसके अंदर अपन दो रखते हैं पूरक राशियां। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, इसके अंदर 7 तो आपके पास मूलभूत राशियां होती है, 2 आपके पास पूरक राशियां होती है। तो कौन कौन सी मूलभूत राशियां होती है, कौन कौन सी पूरक राशियां होती है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूलभूत राशियों की। मूलभूत राशियां, तो कौन कौन सी मूलभूत राशियां होती है? देखिएगा, अपन इस प्रकार से एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंदर यहां पे अपन लेते हैं सीरियल नंबर, यहां पे अपन लिखते हैं भौतिक राशि, और इसके बाद भी यहां पे अपन रखते हैं इसका मात्रक, और यहां पर अपन लिखते हैं इसका विमीय संकेत। अब ये विमीय संकेत क्या काम आता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको केवल ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले भौतिक राशि आपके पास हो जाएगी लंबाई, और दूसरी भौतिक राशि हो जाएगी आपके पास में द्रव्यमान, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास है समय। तो ध्यान से देखना, तो 3 तो आपके पास वही है जो आपने एमकेएस, सीजीएस और एफईएस पद्धति के अंदर पढ़ा था। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास है? सेकंड। और इसके बाद है फोर्थ, अगली क्वांटिटी आपके पास में आती है विद्युत धारा।
और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, सब जानते हो आप, एम्पियर होता है। इसके बाद में फिफ्थ तापमान होता है, और तापमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद में छठवां पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को अपन किस में मापते हैं, मोल में। और इसके बाद है सातवां होता है आपके पास है प्रदीपन तीव्रता। और प्रदीपन तीव्रता को अपन किस में मापते हैं, कैंडेला में। और कैंडेला को अपन किससे डिनोट करते हैं भाई, सीडी से। अब अगर अपन इनके विमेय संकेत की बात करते हैं तो जो लंबाई होती है इसके विमेय संकेत क्या होता है, एल, कैपिटल एल। द्रव्यमान का विमेय संकेत क्या होता है, कैपिटल एम। समय का विमेय संकेत क्या होता है, कैपिटल टी। विद्युत धारा का विमेय संकेत क्या होता है आपके पास है, ए। टेम्परेचर का क्या होता है बताओ, इसका होता है आपके पास है के, या इसको अपन थीटा भी लिख सकते हैं। कई बार टेम्परेचर को थीटा से भी लिख दिया जाता है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। पदार्थ की मात्रा जो मोल होती है उसका मोल, या कई बार मैंने इसको म्यू से भी लिखा हुआ देखा है। और जो प्रदीपन तीव्रता कैंडेला है इसका विमेय संकेत क्या होता है बच्चों, इसका होता है आपके पास है सीडी होता है। तो देखिए ध्यान से देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों भौतिक राशियों की हेल्प से अपन पूरी मैकेनिक्स को पढ़ सकते हैं। आपके पास है मैकेनिक्स की कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन इन तीनों क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में 1, 2 और 3, इन तीन के अंदर अगर अपन चौथा मिला दे विद्युत धारा, तो 3 + 1 यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा मिला देने पर आपके पास जो 4 क्वांटिटीज बनती है, इन चारों क्वांटिटीज की हेल्प से आप पूरा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI AC, तो सारा का सारा अपन डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी आपकी 12th की फर्स्ट बुक, ठीक है ना। और उसके बाद में 1, 2, 3, और इसके बाद में 3 के अंदर ये तापमान अगर अपन मिला दें तो इससे अपन पूरा जो हीट है वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, ये सारे सारे चैप्टर अपन इससे डिस्कस कर सकते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल, ये भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काम आती है भाई। तो पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये 7 क्वांटिटीज, 7 मूलभूत राशियां आपको चाहिए होती है, क्योंकि इन 3 मूलभूत राशियों से काम नहीं चल रहा था। इस कारण से इसको अपने को एक्सपेंड करना पड़ा, इसको अपने को बढ़ाना पड़ा। अपन ने अभी 7 मूलभूत राशियों को स्वीकृत कर रखा है, ठीक है ना। इन 7 मूलभूत राशियों के बाद में अपन बात करते हैं इसकी भाई 2 पूरक राशियों की बात करते हैं। तो कौन कौन सी पूरक राशि हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 पूरक राशियां, या 2 पूरक मात्रक पढ़ लेते हैं, या 2 पूरक राशियां कौन कौन सी है भाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट, समतल कोण, जिसको अपन जनरली कोण बोल देते हैं, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास कोई भी सर्कल है और ये इसका सेंटर होगा। ये इस प्रकार से 2 लाइंस बनाता हूं मैं। इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल बनता है यही आपका प्लेन एंगल है, थीटा। ये इसकी रेडियस हो जाएगी r, और ये इसका जो चाप है इसकी लंबाई कितनी देगी आपके पास, s हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास है कोण बराबर, कोण बराबर क्या होता है आपके पास है, चाप बटा त्रिज्या होता है। यानी थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, S/r।
थीटा बराबर क्या होता है आपके पास एस पाई आर होता है बच्चों। तो कोण बराबर क्या होता है आपके पास है चाप बटा त्रिज्या। अगर अपन बात करते हैं पूर्ण वर्त के लिए बात करते हैं, पूरे सर्कल की बात करते हैं, तो पूर्ण वर्त के लिए थीटा बराबर एस कितना हो जाएगा, चाप पूरे वर्त के लिए चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी परिधि की बराबर 2 पाई आर अपॉन कितना देगा आर, आर से आर को कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास है थीटा बराबर कितना होता है 2 पाई होता है। तो एक पूरे सर्कल के लिए जो एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास है 2 पाई होता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसके मात्रक की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है रेडियन होता है, क्या होता है रेडियन, ये आपको ध्यान रखना है अभी। तो मात्रक ये होता है आपके पास है रेडियन होता है बच्चों। इसके बाद में दूसरी अपन क्वांटिटी इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ठोस कोण, या इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं सॉलिड कोण। तो ये क्या होता है भाई, ये तो आपके पास में कोई भी वर्त हो गया और ये मान के चलेगा कोई भी अपने पास में गोला है, ठीक है ना, यानी ये 3D है गोला, और ये जो वर्त है ये आपके पास में क्या है बच्चों 2D है। तो यहां पे इसका सेंटर हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक कुछ एरिया इसका मैं कंसीडर करता हूं, ये मैंने इसका एरिया कंसीडर कर दिया, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। यानी इसकी सरफेस पर मैं क्या करता हूँ डिसकंसीडर करता हूँ, एक चक्ति नुमा आकृति को मैं आकृति पर मैं विचार करता हूँ, और इसके बाद इस चक्ति नुमा आकृति को इस प्रकार से यूं करके सेंटर तक यूं मिलाता हूं मैं, यहाँ पे इस प्रकार से यूं मिलाता हूँ। तो इस स्थिति में ये आपके पास है कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक शंकुनुमा आकृति बन जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों इस शंकुनुमा आकृति की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो सबटेंड कर रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं ठोस कोण, और ठोस कोण को अपन किससे लिखते हैं ओमेगा से लिखते हैं। तो ये तो आपके पास रेडियस आर हो जाएगी और इसका जो एरिया वो कितना हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा। तो ठोस कोण की अगर अपन बात करते हैं ओमेगा बराबर ये तो आपके पास डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और अगर अपन बात करते हैं पूर्ण गोले के लिए, तो पूर्ण गोले के लिए ओमेगा बराबर कितना होता है, यहां पर डी ए तो आपके पास इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा, और पूरे गोले के लिए अगर अपन बात करते हैं तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा, और पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अपन क्या बोल देंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई। और इसके बाद में अगर इसका अपन मात्रक पढ़ते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है STERADIAN, स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं स्टेरेडियन। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों इसके अंदर अपन ने अभी क्या डिस्कस किया है, मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां होती है। सबसे पहले अपन ने एमकेएस पद्धति डिस्कस की, उसके बाद सीजीएस पद्धति अपन ने डिस्कस की, उसके बाद एपीएस पद्धति अपन ने डिस्कस की। तो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एपीएस पद्धति, इसके अंदर अपन ने तीन फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया था। अपन ने केवल 3 भौतिक राशियों को पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए 3 भौतिक राशियां सफिशिएंट नहीं है, तो अपने को एमकेएस पद्धति को एक्सपेंड करना पड़ा, इसको आगे बढ़ाना पड़ा, और अपने पास में एक नई पद्धति आ गई जिसका नाम क्या है एसआई पद्धति है। तो एसआई पद्धति के अंदर आपके पास कुल कितनी क्वांटिटीज है 9, जिसमें से 7 तो आपके पास मूलभूत राशि है और 2 आपके पास व्युत्पन्न राशि है। इन मूलभूत राशियों का नाम क्या है, मात्रक क्या है, और इनके संकेत क्या है, और इनके विमेय संकेत क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और उसके बाद में पूरक राशियों में समतल कोण और ठोस कोण, ये सारी चीजें अब तक आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं रूपांतरण गुणांक क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भी, किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए कुछ गुणांकों की आवश्यकता होती है। उन गुणांकों को अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा कुछ सिंपल रूपांतरण गुणांक आपको ध्यान में, जैसे अपन बात करते हैं लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई को अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई की आपके पास है 1 मीटर,
बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपको 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास है 10 टू दी पावर 2 यानी 10 की पावर 2, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, रूपांतरण गुणांक बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अपन बात करते हैं द्रव्यमान की बात करते हैं। तो द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है आपके पास में 10 की पावर 3 ग्राम यानी 1000 ग्राम होता है। तो अगर आपको कभी भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1000 है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रूपांतरण गुणांक बोल देंगे। यानी द्रव्यमान को आपको एमके से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं समय की बात करते हैं तो समय के अंदर ध्यान से देखना, तो 1 घंटा, तो 1 घंटे की अगर अपन बात करते हैं तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास है 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो अगर आपको घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 से गुणा करना पड़ेगा, और सेकंड को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 3600 का आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किस संख्या से आपको गुणा करना पड़ता है, किस संख्या का आपको भाग देना पड़ता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रूपांतरण गुणांक कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 3600 देगा, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब ध्यान से देखना, देखो बच्चों, कोई भी भौतिक राशि होती है उसका जो परिमाण होता है इसके अंदर 2 चीजें होती है। परिमाण के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है उसका आंकिक मान, एक तो होता है उसका आंकिक मान, और एक होता है आपके पास है मात्रक। तो जैसे मान के चलिए आपके पास है फिजिकल क्वांटिटी है, इसका परिमाण कितना देगा आपके पास है PQ, आंकिक मान है इसको अपन क्या लिख सकते हैं N, और मात्रक है इसको अपन क्या लिख सकते हैं U, यानी N इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। तो PQ बराबर कितना देगा आपके पास NU देगा। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अगर अपन किसी भी भौतिक राशि को किसी भी मात्रक पद्धति में मापें, उस भौतिक राशि का मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान के इसलिए मेरे पास में 1 मीटर लंबा कोई डंडा है, उस डंडे की लंबाई अगर मैं मीटर में मापता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, और सेंटीमीटर स्केल पर अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो इस स्थिति में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 मीटर बड़ा है कि 100 सेंटीमीटर बड़ा है, दोनों ही बराबर है। तो चाहे इसको आप MKS में माप लो, चाहे इसको आप CGS में माप लो, बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से देखो, आपके पास में जो परिमाण होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास में U होता है, और यहां पे U हो गया, यहां पे N हो गया। तो N और U के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से U ग्राफ बन जाएगा। और ये वाला ग्राफ कैसा बनता है भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयताकार अतिपरवलयाकार। क्या नाम है इस ग्राफ का, आयताकार अतिपरवलयाकार ग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ती है ना, वैसे वैसे उसके साथ वाली न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 के साथ में मीटर है, 100 के साथ में सेंटीमीटर है, छोटे के साथ में बड़ा है, बड़े के साथ में छोटा है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो NU बराबर क्या होता है आपके पास है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपके पास है N1 U1 बराबर क्या होता है आपके पास है N2 U2 होता है। तो अगर आपको निकालना है N2, निकालना है N2, तो N2 बराबर कितना देगा आपके पास है N1 इंटू ये आपके पास है क्या देगा U1 अपॉन U2, और ये आपके पास जो U1 अपॉन U2 है इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर बोल सकते हैं। यानी यही आपका रूपांतरण गुणांक होता है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, रूपांतरण गुणांक बोल सकते हैं। तो N1 U1 बराबर क्या होता है N2 U2, तो N2 बराबर कितना होता है N1 इंटू U1 अपॉन U2, और U1 अपॉन U2 इसी को अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक बोलते हैं। ये होता है आपके पास कन्वर्जन फैक्टर। यानी फर्स्ट यूनिट को अगर आप सेकंड यूनिट से डिवाइड कर दोगे ना तो इस स्थिति में आपको रूपांतरण गुणांक प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपके पास है U1 बाई U2 क्या होता है, रूपांतरण गुणांक होता है। इसी को अपन बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब सुनना मेरी बात, देखो ध्यान से। जैसे अपन बात करते हैं, क्वेश्चन है कि जो आपके पास ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को आपको क्या करना है, MKS से CGS में कन्वर्ट करना है।
एमके से किस में कन्वर्ट करना है आपको, सीजीएस में। तो इसके लिए आपको जो रूपांतरण गुणांक है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊर्जा। सॉल्यूशन बताता हूं इसका मैं आपको। जैसे ऊर्जा, इसका एमकेएस मात्रा क्या होता है आपके पास है, जूल। तो 1 जूल, तो 1 का तो क्या हो जाएगा आपके पास है 1। इस चैप्टर में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर आपके पास है जूल क्या होता है, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जूल को अपन लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बराबर। 1 को अपन क्या लिख देंगे 1। अब किलोग्राम में वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का एमकेएस मात्रक हो जाएगा। इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को अपन लिख देंगे ग्राम, तो 10⁻³ हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे 10⁻³ ग्राम। और इसके बाद यहां पर आपके पास जो मीटर है, ये मीटर तो क्या है एमकेएस मात्रक है, इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर को अपन लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आपके पास किसके बराबर बन जाएगा बताओ, बराबर 10⁻³ 10⁻⁴। तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷। इसके बाद में ये आपके पास बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, देखो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं अर्ग। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, ध्यान से 1 जूल बराबर कितना देगा आपके पास में 10⁷ अर्ग हो जाएगा। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। तो यहां पर आपके पास में जो जूल होता है वो तो क्या होता है ऊर्जा का एमकेएस मात्रक होता है, और अर्ग होता है वो क्या होता है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है सीजीएस मात्रक। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे जूल है वो तो क्या होता है बच्चों एमकेएस मात्रक, और जो अर्ग होता है वो ऊर्जा का क्या होता है, ये आपके पास होता है सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखने की 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁷ अर्ग होता है। जिस प्रकार से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, उसी प्रकार से 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है ना। यानी अगर आपको एनर्जी को एमकेएस यूनिट सिस्टम से सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁷ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि इसकी बल की बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, जो बल होता है उसको भी आपको किस में एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर रूपांतरण गुणांक मालूम करना है। रूपांतरण गुणांक, तो सॉल्यूशन देखिएगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बल का एमकेएस मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन, और ये वाली बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ध्यान रखना भाई। न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 का तो क्या देगा आपके पास 1 न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 को लिख देंगे 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है आपके पास है 10⁻³ ग्राम, और 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर, और अपॉन क्या देगा आपके पास है सेकेंड स्क्वायर। तो 10⁻³ 10⁻² कितना होता है 10⁵, और इसके बाद क्या देगा आपके पास है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, उसी प्रकार से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं डाइन। क्या बोल सकते हैं डाइन। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, इसको अपन बोल देंगे डाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे डाइन। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻³ 10⁻² कितना होता है आपके पास है 10⁻5,
10 की पावर 5 डाइन हो गया बच्चों। और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी। 1 जूल बराबर कितना था 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 न्यूटन बराबर कितना था 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है ना। अब ये जो बातें होती है ये बार बार अपन इसको सोल्व नहीं करते हैं, बार बार इसको अपन सोल्व करके पता नहीं करते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ये अपने को ऑन टिप्स होना चाहिए। जैसे अपने को बोले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अपन तुरंत बता देते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बोले 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो तुरंत बता दो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रूपांतरण गुणांक है। तो इसकी हेल्प से अपन किसी भी यूनिट सिस्टम को किसी भी दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर अब तक अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो वे राशियां जिनका अपन मापन कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं भौतिक राशियां। इसके बाद में अपन ने भौतिक राशियों को क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले अपन ने दिशात्मक गुण के आधार पर भौतिक राशियों को क्लासीफाई किया था। तो ऐसी राशियां जिनके पास में डायरेक्शन नहीं होती, केवल परिमाण होता है, उनको अपन बोलते हैं अदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास में परिमाण होता है, दिशा होती है, साथ साथ में सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती है, उनको अपन बोलते हैं सदिश राशियां। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ऐसी भौतिक राशियां जो किसी पे निर्भर नहीं करती है, उनको अपन बोलते हैं मूलभूत राशियां। और ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है, यानी इनको मूलभूत राशियों के पदों में अपन व्यक्त कर सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में मात्रक क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मात्रक पद्धतियां अपन ने डिस्कस की थी, MKS, CGS, APS, और उसके बाद में जो आपका SI सिस्टम है, SI सिस्टम अपन ने डिस्कस किया। और इस SI सिस्टम के अंदर अपन ने 7 मूलभूत राशियां रखी और 2 अपन ने पूरक राशियां रखी, वो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन ने जो रूपांतरण गुणांक है वो अपन ने डिस्कस किया है, और इस पर बेस्ड 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए। और भी कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के अपन बाद में करेंगे। एक बार अपन विमाएं पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो विमाएं पढ़ने के बाद में कई सारी भौतिक राशियों के मात्रक और विमाएं अपन एक साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद में भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, विमाएं करते हैं। तो क्या होती है विमाएं, क्या होती है, तो ध्यान से देखना। देखो, जो आपके पास में व्युत्पन्न राशि है, इन व्युत्पन्न राशियों का ना मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो इन व्युत्पन्न राशियों को मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न करने के लिए कुछ घातें अपन काम में लेते हैं, कुछ पावर्स अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना। और उन पावर्स को अपन क्या बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं। ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान के इसलिए आपके पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अपन बोलेंगे PQ, ठीक है ना। अब ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, लंबाई पर भी निर्भर करती है, समय पर भी निर्भर करती है। तो द्रव्यमान की पावर कितने देगी आपके पास में A, लंबाई की कितने देगी आपके पास है B, और टाइम की पावर कितने देगी आपके पास है C। इस प्रकार से डिपेंड करती है। ये हो गया अभी। अब देखना ध्यान से, देखो यहां पर आपके पास है जो A, B और C है, इस A, B और C, इनको तो अपन क्या बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विमाएं। तो यहां पर आपके पास विमाएं कौन सी देगी, A, B और C। तो A हो गया, B हो गया और C हो गया, इनको अपन क्या बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं। इसके बाद ध्यान से देखना। देखो, MA, LB, TC, तो इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट यानी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विमीय सूत्र। और इसको अगर आपने फिजिकल क्वांटिटी के बराबर लिख दिया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विमीय समीकरण। तो ध्यान से देखना। तो ये आपके पास क्या होता है, विमीय समीकरण होता है। तो इसके अंदर विमाएं कौन सी देगी, MA, मतलब A, B और C, इनको अपन विमाएं बोलते हैं। ये आपके पास विमीय सूत्र देगा और ये आपके पास विमीय समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल अपन देखते हैं। फर्स्ट, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी बटा समय। तो अगर अपन इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या बन जाएगा, तो दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या था, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, या तो इसका मात्रक बन गया। और चाल को अपन कैसे लिख सकते हैं, V से बराबर
दूरी यानी लंबाई, तो लंबाई की पावर 1, समय यानी टी, टी की पावर 1, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा -1। तो यहां पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, ये इसका विमेय समीकरण बन गया। इसके बाद है चाल या वेग, वेग की भी सेम ही होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं त्वरण। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है आपके पास, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, यानी इसको अपन लिख सकते हैं ए बराबर, चलो इसका मात्रक अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले देवदान से वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक भी वेग के बराबर ही होता है, और वेग का मात्रक चाल के बराबर होता है, तो मीटर पर सेकंड। तो वेग में परिवर्तन तो क्या देगा आपके पास, मीटर पर सेकंड, और नीचे लगा समय तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो एक की विमा क्या बन जाएगी, तो वेग में परिवर्तन, तो इसकी विमा क्या देगी L1 T-1, और नीचे क्या बन जाएगी आपके पास में, तो लगा समय T1, तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, A बराबर L1 T-2। और त्वरण के बाद में अगला अपन एग्जाम्पल लेते हैं किसका, बल का। तो बल बराबर क्या होता है आपके पास में, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं F बराबर क्या था आपके पास, m इंटू ए। तो मात्रक तो क्या देगा इसका बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या था, किलोग्राम, और यहां पर आपके पास जो A होता है, इस एक का मात्रक क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, न्यूटन। तो यही आपके पास में क्या बन जाएगा, न्यूटन यानी n हो गया। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं इसकी विमा की बात करते हैं, तो F बराबर द्रव्यमान क्या बन जाएगा आपके पास में बताओ, m1, और A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास L1 T-2। और यहां पर आपके पास जो फोर्स की डायमेंशंस है, ये बच्चों आपको डायरेक्टली ध्यान में रखनी है भाई। ये वाली जो विमा है ये आप डायरेक्टली याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या होती है फोर्स की डायमेंशंस, क्या होती है m1 L1 T-2, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है। इस कारण से बार बार इसकी डायमेंशंस अपन पता नहीं करते हैं। मैं बहुत कम डायमेंशंस आपको याद करने के लिए बोलूंगा, उनमें से एक डायमेंशन आपकी फोर्स की है। फोर्स की क्या होती है m1 L1 T-2, ठीक है ना। तो बल की डायमेंशंस अपन ने पता कर ली। इसके बाद अपन पता करते हैं कि इसकी कार्य ऊर्जा की। तो मैं लिखता हूं यहां पे कार्य या ऊर्जा। तो अपन जानते हैं कि कार्य है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी, बल गुणा विस्थापन, ठीक है ना। और यानी इसको अपन लिख सकते हैं कि W बराबर क्या होता है आपके पास F इंटू एस। और अगर इसकी यूनिट की अपन बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, फोर्स। फोर्स को अपन क्या ले सकते हैं, न्यूटन, और एस इसको अपन क्या ले सकते हैं, मीटर। और यहाँ पर आपके पास जो न्यूटन है इसको अपन ने पहले क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक मीटर और है तो ये आपके पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। और मैंने इसको क्या लिखा था बताओ, आपको याद होगा जूल। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जूल को अपन लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज थी भाई। इसके बाद में जो से इसकी डायमेंशंस अपन पता करते हैं। तो डायमेंशंस डब्ल्यू की, फोर्स की डायमेंशंस मैंने याद कर रखी है, मैंने आपको भी बताया था m1 L1 T-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपके पास में बताओ, L1। भाई विस्थापन हो गया ना तो L1 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा W m1 L2 T-2।
और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको डायरेक्टली ध्यान में रखनी है भी, ठीक है ना, रटनी नहीं है, ध्यान में रखनी है। तो बल की डायमेंशंस क्या होती है, m1 L1 T-2, और कार्य की क्या होती है, कार्य या कोई सी भी ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा है, चाहे तापीय ऊर्जा, चाहे विद्युत ऊर्जा, चाहे रासायनिक ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा है, हर प्रकार की ऊर्जा की जो विमा होती है m1 L2 T-2 होती है, और उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगली क्वांटिटी अपन डिस्कस करते हैं, शक्ति। तो क्या होती है शक्ति, बराबर क्या होता है आपके पास है कार्य बट्टा लगा समय। तो इसको अपन लिख सकते हैं P बराबर क्या होता है आपके पास में W/T। तो W की यूनिट क्या होती है आपके पास में, बताओ, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है आपके पास में, सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को अपन बोल सकते हैं वॉट। क्या बोल सकते हैं, वॉट। तो वॉट को अपन शॉर्ट में किससे लिखते हैं भाई, W से। और यदि इसकी डायमेंशन की बात करें तो P बराबर, कार्य की डायमेंशंस क्या होती है, m1 L2 T-2 अपॉन टाइम की क्या होती है, T1। तो आपके पास जो शक्ति है उसको अपन लिख सकते हैं m1 L2 T-3, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगी। तो अब तक आपको लग गया होगा कि किसी भी भौतिक राशि का अगर अपने को फॉर्मूला मालूम है, अगर उसका सूत्र अपने को पता है, तो इस स्थिति में उस भौतिक राशि का मात्रक भी अपन पता कर सकते हैं और उसकी विमा भी अपन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देवदान से न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद में जूल पर सेकंड होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वोट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वोट बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, और ये अपना लेक्चर नंबर 1 था। तो फर्स्ट लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। आज मैंने जितना भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में अपन अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डायमेंशंस है वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद में आपको मॉड्यूल जो मिला है उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा दूंगा, ठीक है ना। 1-2 लेक्चर के बाद में आपको मैं क्वेश्चंस टिक करवाता रहूँगा, तो क्वेश्चंस आप डे बाय डे सोल्व करते रहें भी, ताकि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।